यह कहानी एक लड़के डैनियल की है जो अपने माता पिता के तलाक से गुजर रहा होता है। उसका जीवन अचानक बिखरने लगता है और मानसिक रूप से वह खुद को टूटा हुआ महसूस करता है। माता पिता अलग हो चुके होते हैं और डैनियल को कुछ समय के लिए स्पेन के एक और शहर में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाता है ताकि उसका ध्यान बंटे और उसे मानसिक शांति मिल सके। डैनियल को 3 महीनों के लिए अपने चाचा एंथनी के पास भेजा जाता है। जब वह ट्रेन से उतरता है तो स्टेशन पर उसे काफी देर तक अकेले खड़ा रहना पड़ता है। यह उसके जीवन का ऐसा मोड़ होता है जहां वह पहली बार अपने इन रिश्तेदारों से मिलने जा रहा होता है। वह खुद को बेहद अकेला, अजनबी और असहाय महसूस करता है, लेकिन यह दूरी उसकी भावनात्मक स्थिति को संभालने के लिए जरूरी थी। जब डैनियल एंथनी के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके 3 चाचा हैं और तीनों की जिंदगियां और आदतें बिल्कुल अलग, अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प हैं। वे एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं और डैनियल को हर महीने एक एक चाचा के साथ रहना होता है। पहले महीने वह चाचा एंथनी के साथ रहने लगता है। अगले दिन एंथनी उसे अपनी दुकान पर ले जाते हैं जहां केवल एक महिला काम करती है। उसका नाम एम्मा होता है। डैनियल देखता है कि चाचा एंथनी का व्यवहार महिलाओं के प्रति बहुत खुला और फ्लर्टी है। यह सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। उसी दुकान में एक दिन एंथनी की बेटी सोफिया आती है। जब डैनियल पहली बार उसे देखता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। सोफिया की मुस्कान, उसकी आंखें और उसका आत्मविश्वास डैनियल के मन में हलचल पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है और वे एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। एक दिन चाचा एंथनी डैनियल और सोफिया को शहर के बाहर एक खूबसूरत, शांत और हरियाली भरी जगह पर ले जाते हैं जहां शांति भरे वातावरण में पेंटिंग करते हैं। वहीं एक अजीब व्यक्ति आता है जो खुद को भगवान कहता है। मैनुअल उसे सेब देता है, लेकिन उसकी बातें बेहद अजीब होती हैं। एंथनी की एक बेटी है, सोफिया, जिसे देखकर मैनुअल का दिल धड़कने लगता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सोफिया उसे लॉलीपॉप देती है और कहती है कि वह उससे कभी अलग नहीं हो सकती। वहीं वह एक राज बताती है कि उसका एक चाचा एडवर्ड असल में गे है। अब मैनुअल एडवर्ड के घर रहने लगता है। एडवर्ड एक बेकरी चलाते हैं और संगीत में भी रुचि रखते हैं। मैनुअल को संगीत की दुनिया बहुत पसंद आती है। एडवर्ड का एक असिस्टेंट है, जैसन, जिसके साथ उसका गुप्त रिश्ता चल रहा है। यह बात मैनुअल जानता है, लेकिन एक दिन जैसन बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे एडवर्ड को छोड़ना पड़ेगा। इससे एडवर्ड टूट जाता है और आत्महत्या की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। एडवर्ड की पत्नी मार्गरेट इस अफेयर से अनजान थी। जब मैनुअल उसे सब बता देता है तो वह इस राज को छिपाने के लिए मैनुअल से वादा लेती है। मार्गरेट अपने पति को संभालने की कोशिश करती है। एक दिन मैनुअल और सोफिया छत पर 2 अजनबी को देखते हैं, लिली और उसका बॉयफ्रेंड, जो किसी मुसीबत से भाग रहे हैं। उसी दिन उन्हें पता चलता है कि एडवर्ड की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह बेहोश हो गया है, मगर समय रहते एम्मा उसे बचा लेती है। इसके बाद मैनुअल तीसरे चाचा एम्मा के घर शिफ्ट हो जाता है। एम्मा की बहन मार्गरेट उसे पढ़ाती है, लेकिन मैनुअल को यह बंधन पसंद नहीं आता। इसी दौरान मैनुअल को अपने पिता एंथोनी का फोन आता है, जो अब इटली में रहते हैं। मैनुअल सोफिया को बताता है कि उसके पापा जल्द उसे वापस लेने आएंगे, जिससे सोफिया बहुत उदास हो जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन चचेरे भाई बहन होने के कारण ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन मैनुअल उस कमरे में घुस जाता है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वह जानता है कि वह कमरा एम्मा का क्लिनिक है। एम्मा एक आंखों का डॉक्टर है, जो मैनुअल को बताता है कि आंखों में भी सुंदरता छुपी होती है, जिसे देखना और समझना एक कला है। कुछ समय बाद मार्गरेट, जो अमेलियो की बहन है, मैनुअल पर नजर रखने लगी। जब मैनुअल और फूना सांता उस बंद कमरे में गए तो मार्गरेट ने उन दोनों पर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पहले ही साफ मना कर चुकी थी कि कोई भी उस कमरे में प्रवेश न करे। उस कमरे की अहमियत और महत्व केवल मार्गरेट ही समझती थी। मार्गरेट अमेलियो से कहती है कि अब वह उनके पिता को संभाल नहीं सकती,
क्योंकि वे दिन भर केवल मरने की बातें करते रहते हैं। मार्गरेट बताती है कि उनके पिता अब मैनुअल को ही खुद समझने लगे हैं और जिद करते हैं कि वे मैनुअल से बात करना चाहते हैं। अमेलियो समझता था कि शायद मैनुअल से बात करने पर एंथनी को मानसिक शांति मिलेगी, इसलिए वह मैनुअल को अपने पिता से मिलने भेज देता है। जब मैनुअल अपने दादा एंथनी से मिलता है तो वे कहते हैं दुनिया अब खत्म होने वाली है और वे चाहते हैं कि दुनिया खत्म होने से पहले वे पूरी दुनिया घूम लें। उनकी बातें केवल रिया, जो फुना सांता की जगह अब होगी, को ही समझ आती थीं। बाकी लोग उन्हें पागल समझते थे। एंथनी बताते हैं कि इस घर में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जो पूरे परिवार के लिए शर्मनाक हैं। वे एक बड़ा राज बताने वाले थे, लेकिन बीच में उनकी याददाश्त चली जाती है। कुछ देर बाद जब वे याद करते हैं तो बताते हैं कि वे द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके हैं। उस समय उन्होंने एक आदमी को बेरहमी से मार दिया था और उसे इस घर के अंदर ही दफना दिया था। यह राज बताते हुए वे थक जाते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें ऐसी जगह जाना है जहां उन्हें शांति मिले, और यह कहकर वे सो जाते हैं। इसके बाद मैनुअल लिली के साथ समय बिताने लगता है। वह सोचता है कि लिली अपने चेहरे पर इतना मेकअप क्यों करती है और खूबसूरत दिखने के लिए इतनी कोशिश क्यों करती है। जब मैनुअल उससे उसके बॉयफ्रेंड और गुप्त हथियारों के बारे में पूछता है तो लिली नाराज हो जाती है और कहती है कि ये बातें गुप्त हैं, किसी को बताना नहीं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका परिवार पहले से ही सब कुछ जान चुका है कि उसका बॉयफ्रेंड हथियार लेकर वहां से भागा था और वह अब एक खतरा बन चुका है। एक दिन मैनुअल देखता है कि मार्गरेट कुछ अजीब बातें कर रही है। वह कहती है कि वह भगवान से बातें करती है। जब अमेलियो यह सुनता है तो वह नाराज हो जाता है और मार्गरेट की मानसिक स्थिति को छिपाने की कोशिश करता है। मैनुअल के लिए यह सब बहुत दिलचस्प था। उसे यह सब पागलपन नहीं बल्कि एक तरह का मनोरंजन लग रहा था। फिर एक दिन अमेलियो लिली से कहता है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहे। यह देखकर मैनुअल बहुत डर जाता है। लिली मैनुअल को समझाती है कि उसके पिता कभी कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं और यह उनके घर में आम बात है। धीरे धीरे मैनुअल इस अजीब परिवार के पागलपन का हिस्सा बनता जा रहा था। जब सब लोग बीच से घर लौटने लगे तो वे ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल एडवर्ड को अल्जाइमर नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वे अपनी याददाश्त खोने लगे थे। उन्हें अपना घर भी याद नहीं रहता था, इसलिए वे रास्ता भटककर एक पार्क में जाकर बैठ गए थे। रिया ने समझाया कि उसे पता था कि एडवर्ड को पेड़ और पक्षियों से बहुत प्यार है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे उसी पार्क में होंगे और वहां जाकर उन्हें ढूंढ निकाला। उस वक्त एडवर्ड ने फिर कहा कि वे समुंदर देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सच्ची शांति और सुकून उन्हें वहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही वे फिर से मौत की बातें करने लगे। इस पर आरव ने गंभीरता से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। आरव ने अपने पिता एडवर्ड से वादा किया कि वह उन्हें जरूर समुंदर दिखाने ले जाएगा। यह सुनकर उनके पिता बहुत खुश हुए। घर लौटते समय एडवर्ड ने एक और पुरानी कहानी सुनानी शुरू की और सब लोग उसे सुनते सुनते घर पहुंच गए। उस दोपहर उन्होंने अपनी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी की, समुंदर देखने की। डैनियल, उसका पूरा परिवार और रिया सभी समुंदर के किनारे गए। उस दिन वे सब पहली बार एक साथ खुश दिखाई दे रहे थे। इतने सालों बाद परिवार के बीच हंसी, सुकून और साथ देखने को मिला। सबकी ये खुशी देखकर एडवर्ड को दिल से शांति मिली। जब सब समुंदर किनारे बैठे थे तब एडवर्ड की वहीं पर मौत हो गई। ऐसा लगा जैसे उनकी आखिरी इच्छा पूरी होते ही उनकी आत्मा को शांति मिल गई हो। पूरा परिवार उनकी मौत से बेहद दुखी था। डैनियल भी बहुत गमगीन था, क्योंकि उसने अपने दादा एडवर्ड के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया था। अंतिम संस्कार के दिन डैनियल के माता पिता भी वहां आ गए थे और उसी पल डैनियल को यह एहसास हुआ कि अब वह और रिया शायद हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दोनों को यह समझ आ गया कि अब उनकी दुनिया अलग हो चुकी है। यह आखिरी दिन था जब डैनियल और रिया ने एक दूसरे को देखा। अंतिम संस्कार के बाद डैनियल अपने माता पिता के साथ वापस लौट गया और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।